नाउ इस क्लास में जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे 11.2 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 11 3D क्लास 12 का। और जो टॉपिक हमारा है वो है एंगल बिटवीन टू लाइंस। कि अगर दो लाइंस के बीच में आपको एंगल निकालना है तो आप किस तरीके से निकालो। तो लेट्स से अगर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 1 गिवन है A1 B1 C1 और लाइन 2 के डायरेक्शन रेशियोज हैं A2 B2 C2. The formula for angle will be cos theta mod of A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 divided by root of A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर। ये आपको cos थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा। मतलब अगर आपको दो लाइन के बीच में एंगल निकालना है तो cos थीटा के इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। सेम फॉर्मूला आपका यूज होगा जब आप थर्ड एक्सरसाइज करोगे एंगल बिटवीन टू प्लेन्स के लिए, वहां भी आपका सेम फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, फर्क इतना होगा कि वहां पे डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन की जगह पे डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन हो जाएगा। एक टॉपिक उसको रिपीट कर रहे हैं कि मान लीजिए लाइन 1 पैरेलल है लाइन 2 के, तो कंडीशन आती है A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 और लाइन 1 परपेंडिकुलर है लाइन 2 पे, तो कंडीशन A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो वो दो कंडीशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो भी इसके यहीं पे ही हमने कवर अप कर ली है। इसे बेस्ड जो क्वेश्चंस आपके पास हैं एनसीईआरटी के अंदर, एक्सरसाइज 11.2 में जितने भी बेस क्वेश्चंस हैं वो एक बार देख लेते हैं। Those questions are question number 10, 11, 12, 13। ठीक है, तो चार क्वेश्चन इसमें बेस है। तो आज क्लास में इन चार क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद फिर एक और टॉपिक है शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, उसको भी डिस्कस करना है। चलिए, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। तो क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट पार्ट, आर वेक्टर इज इक्वल टू 2i minus 5j plus k plus lambda times 3 of i plus 2 of j plus 6 of k। ऐसे ही दूसरा वेक्टर हो जाएगा r वेक्टर 7i minus 6 of k plus ओमेगा टाइम्स i plus 2j plus 2 of k। ये दो लाइंस आपके पास आ गई, दोनों लाइंस आपकी वेक्टर फॉर्म में है, आपको इनके बीच का एंगल निकालने के लिए बोला गया। तो अगर लाइंस वेक्टर फॉर्म में दी जाती हैं और उसके डायरेक्शन रेशियो से हमें निकालने, तो उसको निकालना बहुत ही आसान होता है। आपको सिर्फ क्या करना है, लैम्डास के साथ जो सेकंड वेक्टर होता है वो आपके एबीसी कहलाते हैं। तो दिस इज बेसिकली योर A1 B1 C1 और ऐसे यहाँ पे आ जाएगा ये A2 B2 और C2। सो A1 B1 C1 A2 B2 C2 आ गया। एंगल निकालने के लिए बोला गया क्वेश्चन में cos थीटा का फॉर्मूला मॉड A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा C1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर एंड C2 का स्क्वायर मॉड A1 A2। तो अब यहाँ पे A1 B1 सब लिख लेते हैं। A1 की वैल्यू 3 है, B1 की वैल्यू 2, C1 की वैल्यू 6। इसी तरीके से A2 की वैल्यू 1, B2 की वैल्यू 2, C2 की वैल्यू भी 2 आ गई। सारी वैल्यूज आपके पास आ गई, वैल्यूज पुट करना है A1 A2 यानी कि 3 into 1 is 3, 2 into 2 is 4, 6 into 2 is 12 अपॉन अंडर रूट A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर 9 plus 4 plus 36 अंडर रूट 1 plus 4 plus 4। ये कितना आ जाएगा 16 और ये 19, ये 7, ये 3, 21
तो बेसिकली आपका जो कॉस की वैल्यू आ रही है 19/21 आ रही है, और थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 19/21। अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता है तो अगर टेबल की वैल्यू पता है तो टेबल में डाल दीजिए, अदरवाइज कॉस इनवर्स में करके ही उसको छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट। राइट, सो 11 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। 11 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट अगेन दो लाइन्स हमें गिवन है, लेकिन वो कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है और आपको एंगल निकालना है बिटवीन द टू लाइंस। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर जो कॉन्सेप्ट था वो था आपका अगेन एंगल बिटवीन टू लाइंस, बट वो वेक्टर फॉर्म में गिवन थी। अगर कार्टेशियन इक्वेशंस गिवन होती हैं और डायरेक्शन रेशियोज निकालनी है तो जो नंबर नीचे गिवन है इनको हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज। दिस इज बेसिकली A1, B1, C1, A2, B2 एंड C2। ठीक है, A1 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू 5 एंड C1 की वैल्यू -3। इसी तरीके से A2 की वैल्यू -1, B2 की वैल्यू 8, C2 की वैल्यू 4। A1 B1 C1, A2 B2 C2 ये सब हमारे पास आ गया। अब क्या करना है हमें, cos थीटा निकालना है। व्हाट इज cos थीटा? मॉड A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अंडर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर, B1 का स्क्वायर, C1 का स्क्वायर अंडर रूट A2 का स्क्वायर, B2 का स्क्वायर, C2 का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं। आई थिंक मॉड में 2 इंटू -1 -2, 5 इंटू 8 इज 40 प्लस -3 इंटू 12 इज -12 अपॉन अंडर रूट। अब इसमें अंडर रूट में आ जाते हैं, ये कितना आएगा 4 प्लस 25 प्लस 9 अंडर रूट 1 प्लस 64 प्लस 16। ठीक है, ये पूरा का पूरा हो जाएगा सॉल्व, और उसके बाद हम cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। और आई थिंक क्लियर है कि पूरा तो शायद ही कैंसिल होगा, एक बार देख लेते हैं इसको भी। और ये आपका आ जाएगा आई थिंक 81, दिस इज 81 नाउ, so this comes out to be basically 26 divided by 9 under root 38। कुछ कैंसिल नहीं हो रहा तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी cos इनवर्स 26 डिवाइड बाय 9 रूट 38। ऐसा अजीब सा आंसर आएगा, तो उसमें ही आपको छोड़ना है क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर अब देखते हैं, अगर जैसे यहाँ देखिए ये दो लाइन गिवन है, कार्टेशियन इक्वेशंस में हमें गिवन है। ठीक है, और आपको p की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p निकालना है। और गिवन है कि लाइन 1 परपेंडिकुलर है लाइन 2 पे, तो कंडीशन आपके पास आ गई A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। अब ये कंडीशन आपके पास आ गई। अब यहाँ एक प्रॉब्लम है, मैक्सिमम गलती बच्चे क्या करते हैं कि कार्टेशियन इक्वेशन आ गई, लास्ट क्वेश्चन में हमने ऐसे किया था, कार्टेशियन इक्वेशन आपके पास आ गई, जो नंबर नीचे गिवन है वही आपके A1 B1 C1 A2 B2 C2 होंगे। ठीक है, आपने A1 B1 C1 निकाला, वैल्यू स्प्लिट करी, p की वैल्यू निकाल दी, लेकिन p की वैल्यू गलत आ गई। वो p की वैल्यू गलत क्यों आई है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जब भी आप वैल्यूज निकालेंगे नीचे से, आपको ये ध्यान रखना है हमेशा कि कोफिशिएंट ऑफ x y एंड z मस्ट बी इक्वल टू 1। ये आपको ध्यान रखना है कि जब कोफिशिएंट ऑफ x y z अगर 1 है तब आप आराम से एबीसी की वैल्यूज को निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 में ऐसी था, x y z का जो कोफिशिएंट था बाय डिफॉल्ट 1 गिवन था, इसलिए मैं डायरेक्टली बिना सोचे समझे जो नंबर्स नीचे गिवन थे उसको एबीसी मान लिया, बट यहाँ ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ कैसे करेंगे ये तो क्लियर है, इसका यहाँ से जो डायरेक्शन रेशियो निकलेंगे वो आपके होंगे A1 B1 C1, ये तो पता ही है हमें। अब A1 कितना होगा, जो नंबर नीचे गिवन है वो तो लिखना ही है, डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, अगर आपका x का कोफिशिएंट 1 नहीं है, y का कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो आप क्या करोगे, जो भी नंबर नीचे लिखा है वो लिखो नीचे, डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x, so 3 upon -1 बिकम -3। ऐसे यहाँ पे कितना होगा 2p अपॉन 7, यहाँ पे 2 अपॉन 1 यानी कि सिंपल 2 ही हो जाएगा। इसको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं A1 को, और 3 अपॉन -1 -3, so A1 आ गया
B1 हो गया, C हो गया। ये कब करना है? अगर XYZ के कोफिशिएंट आपके 1 नहीं आ रहे। यही कहानी आप यहाँ पे करोगे। A2 3P अपॉन -7 माइनस 3P अपॉन 7, B2 1 अपॉन 1 यानी कि 1, C2 5 अपॉन -1 -5। A2 आ गया, B2 हो गया और C2 आ गया। तो तीन वैल्यूज मेरे पास आ गई, A1 B1 C1, A2 B2 C2, इन सबकी वैल्यूज मेरे पास आ गई। अब आराम से वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। ये आपको कितना आ जाएगा इसको चेक करते हैं, और वी गेट द वैल्यूज ऑफ P। A1 आपका पास है -3, ये आपको गिवन है -3P अपॉन 7, B1 गिवन है 2P, B2 गिवन है 1, और दिस इज 2 -5 which is equal to 0. So 9P upon 7, 2P upon 7 minus 10 equal to 0. 11P upon 7 is equal to 10. P की वैल्यू 70 upon 11। ठीक है, P की वैल्यू 70 upon 11। एक बार से चेक भी कर लेते हैं। क्या 70 upon 11। So this is your question number 12। क्या ध्यान रखना है कि जब भी आप ABCs निकालोगे तो आपका x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। इन केस x का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो आप उसको डिवाइड करके ABCs की वैल्यूज को निकालोगे, उसके बाद ही फिर कंडीशन पे जाओगे, पैरेलल या परपेंडिकुलर जो भी बोला गया है।